Hello, friends, and welcome to this next episode of Hidden Truths. Don't be a little surprised because आज मेरे साथ तबलीग सिंह जी नहीं है. आज मैं ये जो आज का सेशन है अकेले ही लूँगा. कोई लड़ाई नहीं हुई है हमारी. ही इज़ आउट ऑफ टाउन, इनफैक्ट ही इज़ आउट ऑफ कंट्री. तो अगले जो 2 से 3 जो हमारे जो वीडियोस होंगे उसमें मैं अकेला ही आऊँगा. एंड व्हेन ही इज़ बैक इन द कंट्री तो फिर हम जो हमारा जो रेगुलर फॉर्मेट होता है जिसमें हम डायलॉग फॉर्म में इश्यूज को डिस्कस करते हैं तो वी विल रिज्यूम दैट अगेन. वी डिडंट वांट टू हैव एनी काइंड ऑफ अ ब्रेक इन द वीडियोस दैट वी आर रिकॉर्डिंग ओवर हियर फॉर यू पीपल. तो इसलिए मैं अभी ये वाला मैं ऑब्वियसली यू हैव टू बेयर विद मी अलोन ओनली. ठीक है. अच्छा, आज आपने थंबनेल अगर देखा हो तो उसके अंदर मैंने 2 इश्यूज को रिफ्लेक्ट किया है. एक तो है कि भाई हमारे देश में लॉ इंप्लीमेंट कौन करता है. बड़ा इंटरेस्टिंग सा एक आपने थंबनेल में देखा होगा कि लॉ इंप्लीमेंट कौन करता है, राइट. और दूसरा उसी के अंदर आपने देखा होगा एक और स्पेसिफिक स्टेटमेंट मेंशन है, अ मिसलीडिंग कॉन्स्टिट्यूशन. ठीक है. तो ये दोनों इश्यूज हैं हमारे. 2 इश्यूज डिस्कस होंगे इसमें हिडन ट्रुथ्स में. तो प्लीज मेक श्योर कि पूरा एंड तक वीडियो देखना ताकि आपको दोनों इश्यूज का पता लग जाए, राइट. अच्छा, अब पहला हम शुरू करते हैं कि लॉ इंप्लीमेंट कौन करता है. अच्छा, यू पीपल आर प्रॉब्ली फेमिलियर विद द फैक्ट कि जो हमारी लॉ मेकिंग की जो पावर्स हैं वो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन ने डिस्ट्रीब्यूट की हुई हैं बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट्स. आपको शायद ये भी पता होगा कि हमारे संविधान में एक शेड्यूल 7 है. वैसे तो 12 शेड्यूल आपको पता होगा. तो जो आपकी जो शेड्यूल 7 है ना वो डील करता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लॉ मेकिंग पावर्स के साथ. ये टर्म्स आपको शायद यू माइट बी समवॉट फेमिलियर विद दीज टर्म्स. यूनियन लिस्ट होती है, एक स्टेट लिस्ट होती है, कंकरेंट लिस्ट होती है. पता है आपको इनके बारे में, राइट. इसके बारे में ज़्यादा नहीं बताऊंगा आपको. इतना तो बस इतनी बेसिक सी बात कह के खत्म करूंगा इस चीज़ को कि भी यूनियन लिस्ट में वो सब्जेक्ट्स होते हैं जिस पर सिर्फ यूनियन पार्लियामेंट लॉज बना सकती है. स्टेट लिस्ट में वो होते हैं जिस पर सिर्फ स्टेट लेजिस्लेचर लॉ बना सकता है. और कंकरेंट लिस्ट एक जॉइंट जुरिस्डिक्शन लिस्ट है जिसमें सेंटर और स्टेट दोनों लॉज बना सकते हैं. इतना आपको पता है, ठीक है. अब सवाल यह आता है कि ये जो लॉज बनते हैं, आफ्टर ऑल लॉज बनते हैं, दे हैव टू बी इंप्लीमेंटेड आल्सो, राइट. तो यूनियन गवर्नमेंट कौन से लॉज इंप्लीमेंट करेगा, स्टेट गवर्नमेंट कौन सी लॉज इंप्लीमेंट करेगा. तो ये जो फर्स्ट पार्ट ऑफ आवर डिस्कशन टुडे इज डीलिंग विद दिस एस्पेक्ट ओनली, राइट. तो लॉ बनाने की जो पावर्स हैं वो तो डिस्ट्रीब्यूशन शेड्यूल 7 के अंदर आपको पता ही है, वहां पर दी हुई है. अब जो ये लॉ बनेंगे तो आपकी इंप्लीमेंटेशन या जिसको कहते हैं हम एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी जो होती है टू एक्सिक्यूट द लॉज, ये किसके पास होगी. देखो, एक मैं बड़ी ना जनरल सी स्टेटमेंट देता हूं, पहले थोड़ा समझ लो इस स्टेटमेंट को. इसको लिख भी लेना अपने नोट्स के अंदर. द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एग्जीक्यूटिव पावर्स मतलब लॉ इंप्लीमेंटेशन पावर्स बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट्स फॉलोज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लॉ मेकिंग पावर्स. दोबारा बोलते हूं स्टेटमेंट को, इसको लिख लो आप अपने नोट्स के अंदर. डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एग्जीक्यूटिव पावर्स व्हिच मींस द पावर टू इंप्लीमेंट लॉज, इट फॉलोज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लॉ मेकिंग पावर्स, राइट. स्टेटमेंट लिख लिया आप लोगों ने. अब इसका मतलब समझाता हूं. ये स्टेटमेंट का मतलब ये है कि जिस जिस एरिया पे सेंटर के पास लॉ बनाने का हक है उस एरियाज के जो लॉज बनेंगे वो सेंट्रल गवर्नमेंट इंप्लीमेंट करेगी. और जिन जिन एरियाज के अंदर स्टेट गवर्नमेंट के स्टेट लेजिस्लेचर के पास लॉ बनाने का हक है तो वो लॉज को आपकी स्टेट गवर्नमेंट एक्सिक्यूट या इंप्लीमेंट करेगी, ठीक है. तो यूनियन पार्लियामेंट के पास प्रिंसिपल राइट तो है आपकी यूनियन लिस्ट के सब्जेक्ट्स पे लॉज बनाने की. तो जो वो वहां पे लॉज बनेंगे तो यूनियन गवर्नमेंट बन जाएगी उसकी एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी, यूनियन गवर्नमेंट उसको इंप्लीमेंट करेगी. और जो स्टेट गवर्नमेंट्स के जो लॉज बनते हैं, स्टेट पार्लियामेंट स्टेट लेजिस्लेचर जो लॉज बनाती है तो नेचुरली उसको इंप्लीमेंट करने की जो अथॉरिटी होगी वो स्टेट गवर्नमेंट की होगी, वो एग्जीक्यूटिव पावर आपकी स्टेट के पास होगी. प्रॉब्लम राइज कहां करती है? कंकरेंट लिस्ट के अंदर. मैंने कहा ना उस स्टेटमेंट को दोबारा दिमाग में रखो कि द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लॉ इंप्लीमेंटेशन पावर्स फॉलोज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ, रिफ्लेक्ट्स, मिरर्स द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर्स, लॉ मेकिंग पावर्स. तो जिस एरिया में यूनियन लॉ बना सकता है यूनियन गवर्नमेंट उसको इंप्लीमेंट करेगी. बेसिकली वो हो गया यूनियन लिस्ट के लॉज. जिस एरिया में स्टेट लेजिस्लेचर लॉज बना सकती है तो स्टेट गवर्नमेंट उसको इंप्लीमेंट करेगी. ये हो गए आपके स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट्स के ऊपर लॉज. प्रॉब्लम ऑब्वियसली आती है आपकी कंकरेंट लिस्ट के अंदर, क्योंकि कंकरेंट लिस्ट में तो स्टेट गवर्नमेंट भी लॉ बना सकती है और यूनियन पार्लियामेंट भी आपकी लॉज बना सकती है उसके अंदर, करेक्ट. अब इसमें जो यूनियन जो आपका कंकरेंट लिस्ट पे जो लॉज बनेंगे, चाहे वो सेंटर बनाए चाहे वो स्टेट बनाए, तो वो कौन इंप्लीमेंट करेगा? एक दिमाग में एक बात ये भी आ सकती है कि अगर यूनियन पार्लियामेंट लॉ बना रही है किसी कंकरेंट लिस्ट सब्जेक्ट के ऊपर तो फिर यूनियन पार्लियामेंट ही उसको इंप्लीमेंट करेगी. और अगर स्टेट लेजिस्लेचर कोई लॉ बना रहा है कंकरेंट लिस्ट सब्जेक्ट के ऊपर तो स्टेट लेजिस्लेचर उसको इंप्लीमेंट करेगा. ऐसा नहीं है, राइट. तो स्टेट गवर्नमेंट की जो एग्जीक्यूटिव पावर है, जो इंप्लीमेंटेशन पावर है, वो थोड़ी वाइडर है फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव पावर और द लॉ इंप्लीमेंटेशन पावर ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट. मैं समझाता हूं कैसे. देखो, जो कंकरेंट लिस्ट पे लॉ बनता है, चाहे वो सेंटर ने बनाया हो चाहे वो स्टेट ने बनाया हो, प्राइमरीली द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर इंप्लीमेंटिंग दैट लॉ इज विद द स्टेट गवर्नमेंट ओनली, ठीक है. ये कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है, आर्टिकल 162 को जाके पढ़ोगे तो ये सेंटीमेंट वहां पर रिफ्लेक्टेड है, राइट. तो जो चाहे कंकरेंट लिस्ट के किसी भी सब्जेक्ट के ऊपर आपका चाहे यूनियन पार्लियामेंट लॉ बना रहा है चाहे स्टेट लेजिस्लेचर लॉ बना रही है, एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी ऑर्डिनरीली ये स्टेट गवर्नमेंट के पास ही रहेगी अनलेस वो जो लॉ है
वो स्पेसिफिकली इंप्लीमेंटेशन रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर पे कॉन्फर करता है। अगर उस लॉ में लिख दिया गया है कि भाई इस लॉ को इंप्लीमेंट करने का राइट आपका सिर्फ सेंटर का होगा, स्टेट का नहीं होगा, मैं कंकरेंट लिस्ट सब्जेक्ट के ऊपर जो लॉ बना है उसकी बात कर रहा हूं, तो तब तो सेंट्रल गवर्नमेंट उसको एक्जीक्यूट करेगा। लेकिन प्राइमरीली ऑर्डिनरीली अगर ये बात नहीं लिखी गई है उस लॉ के अंदर, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर इंप्लीमेंटिंग लॉज which are made on any concurrent list subject is with the state government, unless the law that is made by the parliament specifically confers that implementation executive responsibility on the center। ठीक है, तो मैंने बताया ना आपको, जो आपका स्टेट लेजिस्लेचर है उसकी जो पावर है टू इंप्लीमेंट लॉज, वो स्टेट लिस्ट के लॉज के ऊपर ही नहीं है, सिर्फ कंकरेंट लिस्ट लॉज पे भी है, चाहे वो लॉ आपका यूनियन पार्लियामेंट ने बनाया हो, चाहे वो लॉ आपका स्टेट लेजिस्लेचर ने बनाया हो। और ये जो सेंटिमेंट मैं आपको बता रहा हूं, ये जो आपको एक लीगल पोस्टुलेट समझा रहा हूं, ये आप अगर आप आर्टिकल 162 देखेंगे कॉन्स्टिट्यूशन का, तो उसके अंदर ये पर्टिकुलर थिंग ऑलरेडी रिफ्लेक्टेड है। ठीक है, उसको पढ़ सकते हैं आप, बेयर एक्ट में पढ़ सकते हैं, किसी और सोर्स से पढ़ सकते हैं, गूगल करिए आप कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, वहां पर भी आपको मिल जाएगा। तो 162 को एक बार रीड कर लेना। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई है हमारी। चलिए आगे, अब आते हैं आप एक दूसरे बड़े इंपॉर्टेंट और बड़े इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर, मिसलीडिंग कॉन्स्टिट्यूशन। आप खुद सोचो, मैं अपने ही संविधान को मिसलीडिंग कॉन्स्टिट्यूशन कह रहा हूं, मैं नहीं कह रहा, बहुत लोग कहते हैं। अब वो कैसे मिसलीडिंग है, चलो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। 2014 में एक 99th अमेंडमेंट एक्ट पास हुआ था। ठीक है, उस 99th अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू एक उसका मतलब इंटेंशन क्या था उस एक्ट का, टू क्रिएट अ बॉडी कॉल्ड अ नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स कमीशन। ठीक है, अच्छा आपको शायद थोड़ा बहुत ही पता होगा कि जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जजेस की जो अपॉइंटमेंट होती है, वो होती है थ्रू अ कमेटी ऑफ जजेस, जो सुप्रीम कोर्ट लेवल पे होता है। उस कमेटी को कई बार हम कोलिजियम कहते हैं, राइट। उस कोलिजियम के अंदर आपके सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस होते हैं, प्लस 4 सीनियर मोस्ट जजेस होते हैं। तो वो रिकमेंड करते हैं गवर्नमेंट को कि विच पीपल आर एलिजिबल टू बी अपॉइंटेड एज सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जजेस। ठीक है, अब ये जो कोलिजियम प्रोसेस है, इसके ऊपर हम कभी फिर से बात करेंगे, इसकी प्रॉब्लम्स क्या हैं, इसमें काफ़ी इंपरफेक्शंस हैं, काफ़ी इसके अंदर इनएडिक्वेसीज भी हैं, इशूज़ और प्रॉब्लम्स भी हैं। इसके अंदर ट्रांसपेरेंसी का भी बहुत बड़ा इशू है, ओपेसिटी रहती है थोड़ी सी जजेस की अपॉइंटमेंट के अंदर। तो इस ये जो हमारा कोलिजियम प्रोसेस है, जिसके बारे में एक अलग से एक वीडियो बनाऊंगा मैं, तो कोलिजियम प्रोसेस की वीकनेसेस को देखते हुए 99th अमेंडमेंट एक्ट 2014 के थ्रू हमने एक संशोधन किया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, एक अमेंडमेंट किया कॉन्स्टिट्यूशन में, जिसके थ्रू हमने एक द इंटेंशन ऑफ द अमेंडमेंट वाज टू क्रिएट अ नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स कमीशन। और उसके थ्रू 3 नए आर्टिकल ऐड किए गए हमारी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। 124A, आर्टिकल 124 से शुरू होता है आपका, सुप्रीम कोर्ट के जो रेलिवेंट प्रोविजंस है कॉन्स्टिट्यूशन की, आर्टिकल 124 से शुरू होती है, राइट। उसमें हमने ऐड किया 124A, 124B, 124C, 3 नए आर्टिकल्स आ गए उसके अंदर, राइट। लेकिन 2015 में इस अमेंडमेंट को सुप्रीम कोर्ट ने कंप्लीटली स्ट्राइक डाउन कर दिया, होल्डिंग इट टू बी अ वायलेशन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, अब वो क्यों किया, ठीक किया, गलत किया, वो एक अलग स्टोरी है। वो जैसे मैंने बताया, मैं कोलिजियम के ऊपर अगर जब मैं आपके साथ एक डिस्कशन करूंगा उसके बारे में, तो ऑब्वियसली विल बी टॉकिंग अबाउट दैट एस्पेक्ट आल्सो, राइट। लेकिन बड़ी बात क्या है, जो वो 124A, B, C आर्टिकल्स ऐड हुए थे, उनको नलिफाई कर दिया, उनको स्ट्राइक डाउन कर दिया आपके एपेक्स कोर्ट ने इन 2015, राइट। लेकिन प्रॉब्लम बच्चे क्या है, प्रॉब्लम ये है कि अगर आप संविधान की लेटेस्ट कॉपी भी मार्केट से लेते हो, बेयर एक्ट की कॉपी भी मार्केट से लेते हो, राइट, तो उसके अंदर आपको ये तीनों आर्टिकल्स मिलेंगे। आज की लेटेस्ट कॉपी भी लोगे अगर आप, तो ये तीनों आर्टिकल्स आपको मिलेंगे। 124A भी मिलेगा, उसमें लिखा हुआ, B भी मिलेगा और C भी मिलेगा, राइट। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इनको स्ट्राइक डाउन कर दिया है, राइट, लेकिन ये तीनों आर्टिकल्स मेंशन होंगे। अब प्रॉब्लम ये है कि इसी तरह से अब बेसिक स्ट्रक्चर के हवाले से सुप्रीम कोर्ट ने कई अमेंडमेंट्स को स्ट्राइक डाउन किया है, लेकिन जिन भी अमेंडमेंट को स्ट्राइक डाउन किया है, हर अमेंडमेंट के थ्रू कुछ ऐड होता है, कुछ निकलता है कॉन्स्टिट्यूशन से, राइट। लेकिन वो जो एडिशन सब्ट्रैक्शन हुई है, जो जिसको सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्राइक डाउन कर दिया है एज वायलेटिव ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, वो जो प्रोविजंस हैं जो स्ट्रक डाउन है, वो फिर भी आपको लेटेस्ट जो कॉपी होगी कॉन्स्टिट्यूशन की उसके अंदर मिलेंगे। जैसे आप अभी भी अगर अपना बेयर एक्ट उठा के देखोगे, तो उसके अंदर 124A भी मिलेगा, B भी मिलेगा, C भी मिलेगा, राइट। तो अब ये की प्रॉब्लम है कि बहुत सारे ऐसे आर्टिकल्स जो अमेंडमेंट्स के थ्रू डाले गए थे, और सुप्रीम कोर्ट ने उन आर्टिकल्स को ऑब्वियसली स्ट्राइक डाउन कर दिया बिकॉज दे फाउंड इट टू बी वायलेटिव ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। स्ट्राइक डाउन तो कर दिया है, वो ऑपरेटिव नहीं है, लेकिन हमारे संविधान के अंदर लिखे हुए मिलते हैं, राइट। अब आप एक बात सोचिए, एक बाहर से कोई आदमी आए, कोई लीगल आदमी आए, कोई भी इंटरेस्टेड हो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की वर्किंग के अंदर, अगर वो हमारा संविधान खोल के देखे,
उसके अंदर उसको 124A भी मिलेगा, बी भी मिलेगा, सी भी मिलेगा, उसकी धारणा क्या बनेगी? ये अच्छा, इंडिया में तो भाई अपॉइंटमेंट्स होती हैं जजेस की, दे आर डन थ्रू द नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स कमीशन, राइट, क्योंकि वो आर्टिकल्स तो वहां मेंशन्ड है, राइट, इवन दो सुप्रीम कोर्ट हैज मेड देम इनऑपरेटिव। तो एक बात याद रखना बच्चे कि जब सुप्रीम कोर्ट किसी अमेंडमेंट के थ्रू जो आर्टिकल डाले गए हैं, जो एडिशन सब्ट्रैक्शंस की गई हैं, जब उनको नलिफाई करता है एज वायलेटिव ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, दैट डज नॉट हैव द इफेक्ट ऑफ रिमूविंग दोज एडेड प्रोविजंस और एडेड आर्टिकल्स फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन। इनऑपरेटिव हैं, लेकिन वो वहां से निकलते नहीं है, वो अप्लाई नहीं होंगे, वो इनऑपरेटिव हैं, उनका कोई इंप्लीमेंटेशन नहीं होगा उन आर्टिकल्स का, उनका कोई वजूद नहीं है, कोई मतलब नहीं है, लेकिन वो फिर भी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर है। अब एक डिस्पैशनेट ऑब्जर्वर, कोई भी ऐसा बाहर का आदमी आके हमारे संविधान को पढ़ेगा तो इसमें इतने आर्टिकल्स हैं जो सुप्रीम कोर्ट ने बेसिक स्ट्रक्चर के हवाले से स्ट्राइक डाउन किए, लेकिन वो फिर भी मेंशन है कॉन्स्टिट्यूशन में। गेटिंग द आइडिया? तो जब आपके सुप्रीम कोर्ट ने ये जो 99th अमेंडमेंट एक्ट 2014 था, जिसके थ्रू 124ABC ये 3 आर्टिकल्स ऐड किए गए थे, उनको नलिफाई कर दिया। तो उनको नलिफाई करने का मतलब क्या है? जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से पहले कहती थी वही चीजें आगे चलेंगी। तो जो अमेंडमेंट को अगर अमेंडमेंट को सुप्रीम कोर्ट ने नलिफाई कर दिया है, तो जो अमेंडमेंट से पहले सिचुएशन थी तो वही चलेगी, इसका मतलब, राइट। तो जो सिचुएशन चलेगी वो तो वहां पे नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में। जो सिचुएशन को, जो अमेंडमेंट के बाद आर्टिकल्स आ गए, उनको इनऑपरेटिव डिक्लेयर कर दिया, नलिफाई कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने, वो वहां लिखे हुए हैं। जो नहीं चलेंगे वो मेंशन्ड है, और जो प्रोविजंस चलेंगी, जो उससे पहले थी अमेंडमेंट से पहले, वो मेंशन है नहीं वहां पे, राइट। तो इस एंगल से कई बार हम कहते हैं, बहुत सारे लीगल एक्सपर्ट्स भी ये बात करते हैं कि यार हमारी कॉन्स्टिट्यूशन थोड़ी सी मिसलीडिंग हो जाती है, क्योंकि कई सारी अमेंडमेंट्स जो सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्राइक डाउन की हैं, लेकिन वो वहां से, स्ट्राइकिंग डाउन मीन्स दैट द अमेंडमेंट्स हैव बीन मेड इनऑपरेटिव। That does not mean that the amendments have been removed from the constitution, क्योंकि वो अथॉरिटी तो आपकी जुडिशरी के पास नहीं है कि आप उन आर्टिकल्स को निकाल ही दो वहां से, राइट। तो ऐसे आर्टिकल्स काफी सारे हैं, और एक आदमी जिसको ज्यादा नॉलेज नहीं है हमारी कॉन्स्टिट्यूशन की, अगर वो बेयर एक्ट लेके पढ़ना शुरू करेगा तो ही विल फॉर्म द मोस्ट वेगेस्ट आइडिया एज टू व्हाट आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज ट्राइंग टू डू, बिकॉज अ नंबर ऑफ अमेंडमेंट्स व्हिच हैव बीन स्ट्रक डाउन बाय द सुप्रीम कोर्ट, दे आर स्टिल देयर इन द कॉन्स्टिट्यूशन। तो उसका एक बड़ा गलत आइडिया बन जाएगा। अब इस एंगल से ना थोड़ी सी हमारी कॉन्स्टिट्यूशन फ्रॉम दिस एंगल अलोन बिकम स्लाइटली मिसलीडिंग। समझ आई ना बात आपको? तो इसका सोल्यूशन क्या है भाई? ऐसे जितने भी आपके अमेंडमेंट्स हैं जो स्ट्राइक डाउन हुई हैं, कोई नया आर्टिकल डाला गया, निकाला गया, जो भी अमेंडमेंट्स आपके सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्राइक डाउन की हैं एज वायलेटिव ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, इनको इकट्ठा करके एक कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल में डाला जाए। इसके अंदर मेरे हिसाब से ऑपोजिशन को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये तो सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन से वो चीज़ें निकाली जा रही हैं जो सुप्रीम कोर्ट ने ऑलरेडी कह दिया था कि भाई ये तो ऑपरेटिव है ही नहीं है, राइट। तो उन सारी अमेंडमेंट्स को, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्राइक डाउन किया है, इकट्ठा एक बिल में डाला जाए, एक कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल इंट्रोड्यूस किया जाए। फॉर्मली बस ये सीधी सी प्रोसेस होगी, सारे मान जाएंगे इसको, तो भाई इनकी तो जरूरत ही नहीं है। जब ये कॉन्स्टिट्यूशन में है ही, जब इनका कोई वजूद ही नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, जब ये ऑपरेटिव नहीं है, तो निकाल दो इन चीजों को, राइट। So this is the only way through which it can be done, but I believe that this is a more of a clerical kind of an exercise. शायद सरकार इस बात पे इतना तवज्जो नहीं देती, बट ये एक मेजर इशू है कि अगर कोई बाहर का आदमी हमारे ही इस कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ेगा, तो उसके अंदर वो जो बहुत सारी चीजें, आर्टिकल्स और प्रोविजंस हैं जो इनऑपरेटिव हैं, ही मे फॉर्म द ओपिनियन कि यही चल रहा है हमारे संविधान के अकॉर्डिंग, राइट। So let's hope you were able to get something out of this particular discussion, and I'll see you in the next episode of Hidden Truths. Thank you.